दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए कि एक आदमी रोड पर जाते जाते एक खतरनाक हादसे का शिकार हो जाता है और इस हादसे की वजह से उसके गर्दन के नीचे का पूरा जिस्म मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर देता है, मगर उसके गर्दन का ऊपर वाला हिस्सा अभी भी मुकम्मल तौर पर जिंदा है। अब दोस्तों ऐसे में आप लोगों से एक सवाल करते हैं कि अगर उस आदमी के जिस्म से उसके सर को अलग कर दिया जाए तो क्या वो किसी दूसरे इंसान के साथ जोड़ा जा सकता है? यकीनन आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन अकेले आप हैरान नहीं हुए, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस बात को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि उनका मानना है कि जब किसी आदमी का लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, स्किन ट्रांसप्लांट हो सकती है, हेयर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, तो फिर किसी का दिमाग क्यों नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने ही वाले हैं, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो इससे हमारे हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इंसानी जिस्म के बाकी हिस्सों की तरह किसी इंसान के दिमाग को ट्रांसप्लांट करके किसी दूसरी जिस्म के साथ क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? तो इसी बात को सोचते हुए साल 1900 के दौरान एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक अलग कुत्ते की नस्ल की खोपड़ी को उसकी जिस्म से अलग करके दूसरे नस्ल वाले कुत्ते के साथ जोड़ दिया। साइंसदानों को इस बात पर पूरा भरोसा था कि जैसे ही सर्जरी पूरी होगी कुत्ता होश में आ जाएगा, लेकिन अफसोस कि कुत्ता लगभग एक हफ्ते के बाद भी होश में नहीं आया और पता चला कि उस कुत्ते की मौत हो चुकी है। इसके बाद लगभग साल 1960 के दौरान एक बंदर के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया। इस बार साइंसदानों को थोड़ी सी कामयाबी मिली और हुआ ये कि एक बंदर के जिस्म से उसकी खोपड़ी को अलग करके दूसरे बंदर के जिस्म से जोड़ने के बाद बंदर होश में भी आ गया। लेकिन अफसोस कि बंदर के जिस्म में कोई भी हिस्सा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था और लगभग 9 दिनों के बाद उस बंदर की मौत हो गई। उसके बाद लगातार दुनिया भर के बड़े बड़े साइंसदान इस पर काम करते रहे कि आखिर किस तरह करके किसी इंसान की खोपड़ी को ट्रांसप्लांट की जा सकती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी साइंसदानों ने पहले किए होंगे। लगभग 80 साल का वक्त गुजर चुका था, जिसके बाद साल 1982 में न्यूयॉर्क सिटी माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहों के ब्रेन ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की। डॉक्टरों ने लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल भी कर दिया और हैरानगी की बात ये थी कि चूहा बिल्कुल सही सलामत था। इसके जिस्म के सारे हिस्से बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे थे। जिसके बाद 6 जून 1998 में बीट्सबर्ग मेडिकल सेंटर सर्जन की टीम ने दुनिया का पहला ट्रांसप्लांट किया, जिसमें इन्होंने दिमाग के एक छोटे सेल को ट्रांसप्लांट किया था। यानी डॉक्टर ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए पूरे दिमाग का ट्रांसप्लांट करने के बजाय उन्होंने दिमाग के एक छोटे से हिस्से को ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन अफसोस की सर्जरी के दौरान एक छोटी सी गलती की वजह से एक 62 साला बूढ़ी औरत की दोनों टांगे पैरालाइज हो गए। ये हादसा साल 2013 की है कि जब एक न्यूरो सर्जन प्रोफेसर से कई लोगों ने ये बात पूछी थी कि जिस तरह एक जिस्म से लिवर को निकालकर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो क्या इस तरह से एक खोपड़ी को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता? तो इस सवाल के जवाब में सर्जन ने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन फ्यूचर में ज़रूर होंगे, लेकिन अभी हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप नहीं हुई है कि हम ऐसी ऑपरेशन कर सकें। स्पाइनल कॉर्ड में नर्व फाइबर को जोड़ना काफ़ी मुश्किल काम है। नर्व फाइबर हमारे दिमाग से निकलकर जिस्म के छोटे छोटे हिस्सों तक बहुत ही बारीक, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वैसे ही नर्व्स जुड़े होते हैं। इसलिए इसे काट कर वापस जोड़ना अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नामुमकिन है। इसलिए इन्होंने कहा कि इस स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की चोट इतनी खतरनाक होती है कि अगर दिमाग को ट्रांसप्लांट कर भी दिया जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में लगने वाले चोट के चलते लोग जिंदा नहीं रहते, क्योंकि दिमाग को जिस्म से जोड़ने के लिए रीढ़ की हड्डी काफी अहम किरदार निभाती है। इसमें अगर दिमाग को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो सर से जुड़ी हड्डी में चोट लग जाएगी और इतने बड़े ऑपरेशन को झेलने के लिए कोई बॉडी जल्दी तैयार नहीं होगी। इसलिए ब्रेन ट्रांसप्लांट करने से पहले एनिमल पर टेस्ट किया जाता है और जब एनिमल पर टेस्ट हो रही होती है तो उसका पूरा परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। ये प्रोसेस काफी लंबा होता है। आज भी इस प्रोसेस को सही तरीके से
کرنا میڈیکل سائنس کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کسی بھی برین ٹرانسپلانٹ کے لیے لگ بھگ $13 ملین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں 150 آپریشن ہوتے ہیں۔ ان سبھی آپریشن میں 36 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ کام دماغ کو فریز کرنا ہوتا ہے، جس سے دماغ کے سارے سسٹم کو روک دیا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے دماغ کو مرنے سے بچا لیا جاتا ہے۔ گردنوں اور نسوں کو جوڑنے والی ٹیوبز کو گردن میں فٹ کیا جاتا ہے اور پھر اسپائنل کارڈ کاٹا جاتا ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اسپائنل کارڈ کاٹنے کے لیے کسی عام چاقو کا استعمال نہیں ہوتا۔ اسے کاٹنے کے لیے ہیرے سے بنے چاقو کا استعمال کیا جاتا ہے اور آخر میں مسلز، نروز اور آرگنز کو پھر سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ کام ٹھیک اسی طرح سے ہوتا ہے جس طریقے سے ایک کپڑے کو سیلا جاتا ہے۔ یہ کام واقعی بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ دماغ انسانی جسم کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ برین ٹرانسپلانٹ کرنا آج بھی میڈیکل سائنس کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے کیونکہ دنیا بھر میں ابھی تک اس طرح کا کیس سامنے نہیں آیا کہ جب ایک انسان کی کھوپڑی کو اس کے جسم سے الگ کر کے کسی دوسرے جسم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو۔ اس وقت دنیا بھر میں کئی ایسے سائنسدان موجود ہیں جو برین ٹرانسپلانٹ کرنے پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ہمیں اس آپریشن پر کام کرنے کا موقع ملے تو ہم اس آپریشن کو کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام اتنا رسک بھرا ہوا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے کسی بھی ملک کی گورنمنٹ اس آپریشن کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہمیں برین ٹرانسپلانٹ کرنے کی اجازت امریکہ میں نہیں مل رہی، اس لیے وہ چین میں جا کر اس ٹرانسپلانٹ کو کریں گے۔ اس لیے اسے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے جسم کے حصوں کو صدقے میں دینے کی خواہش مند ہو۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس آپریشن کو کرنے والے ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہوئے روس میں ایک شخص نے اپنے اوپر اس آپریشن کو کرنے کی اجازت بھی دی تھی۔ دراصل روس میں رہنے والا ایک شخص ایسا ہے جس کا دماغ تو ٹھیک طرح سے کام کرتا ہے لیکن اس کے جسم کے باقی حصے بالکل کام نہیں کر رہے۔ اس کے جسم کے سبھی حصے لگ بھگ بیکار ہے، لیکن اس ٹرانسپلانٹ کے پیچھے بہت ہی زیادہ پیسے خرچ ہونے والے تھے جو پیسے وقت پر ارینج نہیں ہو پائے۔ یہی وجہ ہے کہ پیسے وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے سائنسدان اس آپریشن کو آگے نہیں بڑھا پائے۔ اسی بیچ روس میں رہنے والے اس شخص کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس شخص کی بیوی اور خاندان والوں نے اس ڈاکٹر کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹ کو ختم کروا دیا اور اب وہ ڈاکٹر اس انتظار میں ہے کہ کوئی اس طرح کا آدمی آئے اور ہم اس پر یہ آپریشن کر سکیں۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔